Hello everyone, welcome back to our channel. So in this video we are going to cover section C, that is 3 markers question. This is from science sample paper. Let's start with question number 27. So it says, after self-pollination in pea plants with round yellow seeds, following type of seeds were obtained by men. Analyze the result and describe the mechanism of inheritance which explains these results. So हमें इन रिजल्ट्स के बेसिस पे हमें अपना रिजल्ट बताना है कि रिजल्ट क्यों आया ऐसा और कैसे हुआ, और एक्सप्लेनेशन के साथ बताना। सो सबसे पहले हमारे पास सीड्स हैं कुछ जो ऑब्टेन हुए हैं फ्रॉम द क्रॉस। तो उन्होंने हमें 4 सीड्स दिए। वन इज राउंड येलो, अदर इज राउंड ग्रीन, अदर इज रिंकल येलो, फोर्थ वन इज रिंकल ग्रीन। और आप इनकी नंबरिंग देख सकते हो। सबसे ज्यादा ऑब्टेन हुआ है 630 राउंड येलो, सेकेंड नंबर पे है राउंड ग्रीन, थर्ड पे है रिंकल येलो, फोर्थ पे है रिंकल ग्रीन। सो यहाँ से हमें ये समझ आता है कि जो इनकी रेशियो है इट इज 9:3:1। आई कैसे है ये? आप क्या कर सकते हो, इन सबका सम टोटल लो, इन सबको ऐड कर दो। इन सबको जब आप ऐड करोगे इन टोटल, जो भी आपका आंसर आएगा इंडिविजुअल नंबर से डिवाइड कर देना, और फिर आप देखोगे कि हाँ इसकी जो रेशियो है वो 9:3:1 है। हो सकता है आपका 8.9 आए, हो सकता है 9.1 आए, तो हम उसको राउंड ऑफ कर देते हैं, तो 9 पे ले आते हैं। ऐसे ही 2.9 आ सकता है, 2.5 आ सकता है, तो हम उसको 3 ले आते हैं। सो बेसिकली राउंडेड नंबर्स हैं। तो इससे हमें समझ क्या आता है ये देख लेते हैं। तो सबसे पहले आप ये देख सकते हो कि रेशियो मैंने आपको बता दी, इट इज 9:3:1। तो यहाँ से हमें समझ आया कि वी हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉम्बिनेशन। और ये ऐसा क्यों हो रहा है, डिफरेंट टाइप ऑफ कॉम्बिनेशन क्यों हो रहा है? क्योंकि जो हर जर्म सेल होगा इट विल टेक सम कैरेक्टर ऑफ पेरेंट दैट इज फ्रॉम मदर एंड सम फ्रॉम फादर। तो जब वो सेग्रीगेट होते हैं आपस में, मेल जर्म सेल एंड फीमेल जर्म सेल, तो कुछ क्रोमोसोम मेल के रहते हैं और कुछ क्रोमोसोम्स फीमेल के रहते हैं। तो जब वो सेग्रीगेशन होता है तो सेग्रीगेशन में होता क्या है, वन पेयर ऐसा होता है जो इंडिपेंडेंट हो जाता है दूसरे पेयर के। मतलब कि ऐसा करेक्टर जो ज्यादा डोमिनेंट है वो आगे आ जाता है। सो इस वजह से हमें वेरिएशंस देखने को मिलते हैं, हमें इतने अलग अलग तरीके देखने को मिलते हैं। सो ये सारे रीजन है, सेग्रीगेशन भी एक इसका रीजन है कि हमें कुछ करेक्टर्स इंडिपेंडेंट हो जाते हैं दूसरे करेक्टर के, तब हम उसको सेग्रीगेशन बोलते हैं, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। सो दिस इज द एक्सप्लेनेशन टू दिस क्वेश्चन। नाउ वी हैव और पार्ट फॉर सेम क्वेश्चन। या तो आप सेग्रीगेशन वाला या डायहाइब्रिड क्रॉस वाला कर सकते हो, या तो ये वाला कर सकते हो। दिस वन इज क्वाइट इजी एज कम्पेयर टू द लास्ट वन। तो यहाँ पे हमसे पूछा गया है कि 50% प्रोबेबिलिटी होती है बर्थ ऑफ अ बॉय एंड 50% प्रोबेबिलिटी होती है दैट अ गर्ल विल बी बोर्न इन ह्यूमंस। जस्टिफाई द स्टेटमेंट ऑन द बेसिस ऑफ द मैकेनिज्म ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमन बीइंग्स। तो ह्यूमन बीइंग्स में सेक्स डिटर्मिनेशन कैसे किया जाता है? वी हैव टू राइट XX एंड वी हैव टू राइट XY। सो XX क्रोमोसोम्स किसके हैं? वुमेन के। XY क्रोमोसोम किसके हैं? Men के। Now we know that women can have 2 gametes, that is XX. Men can have 2 gametes, that is XY. So जब इनके बीच में क्रॉस होता है, so we get XX. XY आपका हो जाएगा, then X के साथ X, XX, X के साथ Y, XY. So जिसके पास भी Y क्रोमोसोम जाएगा from men, that means the baby will be boy. So फर्स्ट केस में गर्ल, सेकंड केस में बॉय, थर्ड केस में गर्ल, फोर्थ केस में बॉय। तो 50-50% चांसेस है कि 50% चांसेस है कि बॉय होगा, 50% चांसेस है कि गर्ल होगा। सो आप इसको रिटन में भी लिख सकते हो, यही सब कुछ रिटन में लिख सकते हो कि वुमेन हैव अ परफेक्ट पेयर ऑफ सेक्स क्रोमोसोम दैट इज XX एंड मेन हैव मिसमैच्ड पेयर दैट इज XY। और जो भी चाइल्ड होगा वो इनहेरिट करेगा X क्रोमोसोम फ्रॉम फादर। इसका मतलब X आएगा वुमेन से एंड Y will be from
मैन, तो वी विल हैव बेबी बॉय, और अगर मैन से एक्स आता है तो देन वी विल हैव बेबी गर्ल, राइट। सो इसको आप रिटन में भी लिख सकते हो, आई मीन कि लिख सकते हो रिटन में भी और डिफाइन कर सकते हो, और ये ज़रूरी है बनाना क्योंकि अदरवाइज आपको मार्क्स अच्छे नहीं मिल पाए। अगर आप सिर्फ लिख के आंसर बताओगे तो लिखना भी ज़रूरी है और ड्रॉ करना भी ज़रूरी है इस केस में। लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 28. So it says plastic cups were used to serve tea in trains in early days. These could be returned to the vendors clean and reused. तो उन्होंने बताया कि प्लास्टिक कप्स जो थे हम मतलब वेंडर्स यूज कर लेते थे, वापस आते रहते थे और क्लीन करके उसको रीयूज कर लेते थे। लेटर कुलर्स वर यूज इंस्टेड ऑफ प्लास्टिक कप। प्लास्टिक कप को किसने चेंज करा, मतलब किसने उन्होंने मतलब किससे चेंज किया? कुल्लर से। कुल्लर होते हैं जो सॉइल से बने होते हैं। सो ये है। दूसरा उन्होंने बोला नाउ पेपर कप्स आर यूज फॉर सर्विंग टी। तीसरी चीज पे आ गए अब हम, दैट इज पेपर कप्स। व्हाट आर द रीजन फॉर द शिफ्ट फ्रॉम प्लास्टिक टू कुल्लर्स एंड देन फाइनली टू पेपर कप्स? तो इनके पहले तो प्लास्टिक कप का हम क्या बताएंगे डिसएडवांटेज, क्यों आए हम कुल्लर पे। तो सबसे पहले देखो प्लास्टिक कप्स का क्या डिसएडवांटेज हो सकता है कि वो नॉन बायोडिग्रेडेबल हैं और बहुत ज़्यादा हार्म भी करते हैं इन्वायरमेंट को। तो पहले आप ये लिख सकते हो और फिर उसके बाद कुल्लर्स के बारे में बता सकते हो कि कुल्लर की क्या डिसएडवांटेजेस हैं, तभी तो हम शिफ्ट हुए होंगे पेपर कप्स पे। तो कुल्लर के डिसएडवांटेज ये थे कि वो क्ले से बने होते हैं और बहुत लार्ज स्केल पे बनते हैं, तो इस वजह से टॉप फर्टाइल सॉइल जो होती है उसमें बहुत ज़्यादा मेकिंग में चली जाती है। सो इसी वजह से इसकी भी मेकिंग बंद कर दी थी कुल्लर्स की। देन आपका आता है डिस्पोजेबल पेपर कप्स। अब पेपर कप्स तो सही है क्योंकि वो रिसाइकल भी हो जाएंगे, बायोडिग्रेडेबल भी हैं, इको फ्रेंडली मटेरियल से भी बनते हैं। उससे होगा क्या कि एनवायरनमेंट को कोई भी नुकसान नहीं होगा। तो आपको ये समझना है कि क्या लिखें। तो सबसे पहले उन्होंने बोला क्या कि हम प्लास्टिक कप्स पे थे, फिर कुल्लड़ पे आए, फिर पेपर कप्स पे आए। तो इसका मतलब कुछ डिसएडवांटेजेस देने पड़ेंगे प्लास्टिक कप्स और कुल्लड़ के। फिर पेपर कप के बारे में बताओगे एडवांटेज दो कि क्यों उसको अब यूज किया जाए। सो दिस इज द आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 28. Let's do question number 29. So it says explain where and how urine is produced. So where का आंसर हो जाएगा आपका नेफ्रॉन। आई मीन कि जो फिल्ट्रेशन प्रोसेस होता है वहाँ पे फिल्ट्रेशन यूनिट जो है हमारी बॉडी का, इट इज नेफ्रॉन। सो अब देखते हैं कि होता कैसे है पूरा प्रोसेस और यूरिन फॉर्म कैसे होता है। सो बेसिकली नेफ्रॉन में ही ये सारा प्रोसेस होता है। सो सबसे पहले जो ब्लड होता है इट passes through filtration units in the kidney called nephron. Now this all passes through glomerulus in the Bowman's capsule. If you remember the structure of nephron, you can easily figure out कि Bowman's capsule के थ्रू पास होके आता है और फिर उसके बाद अल्ट्रा फिल्ट्रेशन होता है। 4 प्रोसेस इन्वॉल्व होते हैं। फर्स्ट थ्री प्रोसेसेस इन्वॉल्व होते हैं, सॉरी। फर्स्ट इज अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, उसमें क्या होता है फिल्ट्रेट होता है। और फिल्ट्रेट क्या क्या होता है? हैज ग्लूकोज, अमीनो एसिड्स, वाटर, सॉल्ट्स एंड नाइट्रोजनस वेस्ट। अब इसके बाद रीएब्सॉर्प्शन होता है। किसका रीएब्सॉर्प्शन होता है? वाटर का, एज पर द नीड ऑफ द बॉडी। मतलब जितना भी एब्सॉर्प्शन होना है वो हमारी बॉडी की नीड पे होगा। तो वाटर का एब्सॉर्प्शन होता है, ग्लूकोज का एब्सॉर्प्शन होता है, अमीनो एसिड्स का एब्सॉर्प्शन होता है। नाउ आफ्टर दिस जो भी वेस्ट होगा वो सेक्रेट आउट हो जाएगा। Now the secretion of excess water, salts and urea. Urea is the nitrogenous waste which is in large amount in urine which makes up the urine. Urine बनता कैसे है और उसमें क्या क्या इन्वॉल्व होता है? It has excess amount of water which is not required by our body. We have different kinds of salts in our body and some urea is there. So सारा waste बन के as urine निकल जाता है, pass out हो जाता है। Let's do next question. Question number 30. It says which of the following reaction
is are an endothermic reaction where decomposition also happen. तो decomposition का भी एग्जाम्पल होना चाहिए एंड एंडोथर्मिक भी होना चाहिए। एक्सोथर्मिक क्या होता है, जहाँ पे हमारी हीट एब्जॉर्ब होती है, यहाँ पे हीट रिलीज होती है। तो बेसिकली यहाँ पे हमें हीट देनी पड़ती है, आई एम सॉरी, हीट देनी पड़ेगी एंडोथर्मिक में। और एक्सोथर्मिक में क्या होता है कि हीट एज अ एंड प्रोडक्ट वी गेट। तो यहाँ पे हीटिंग ऑफ लेड नाइट्रेट इज वन ऑफ द एग्जाम्पल एंड इलेक्ट्रोलाइसिस। दोनों ही केस में हमें हीट प्रोवाइड करनी पड़ती है और हमारा जो भी प्रोडक्ट बनता है वो डीकम्पोजिशन की वजह से बनता है, डीकम्पोज हो जाते हैं हमारे कंपाउंड। सो दीज आर द टू एग्जाम्पल्स। लेट्स डू 30, क्वेश्चन नंबर 30 D part. It says silver chloride when kept in the open turns gray. Illustrate this with a balanced chemical reaction. So silver chloride is AgCl. Now it is actually a solid और सनलाइट में जब हम इसको रखते हैं, आपकी बुक में डायग्राम भी बना हुआ है, सनलाइट में जब हम इसको रखते हैं तो वी गेट Ag एंड वी गेट क्लोरीन। सो अगर मैं इसको बैलेंस कर दूं तो इट इज 2Ag एंड दिस इज 2Ag क्लोराइड। तो यहाँ पे ये हमारी इसकी केमिकल इक्वेशन है, बैलेंस केमिकल इक्वेशन है। और ग्रे क्यों हो जाता है वो, बिकॉज वी गेट सिल्वर एज अ एंड प्रोडक्ट। और क्लोरीन को हमारी गैस स्टेट में होती है, तो वो हवा में या एनवायरनमेंट में चलता है। तो ये सॉलिड होता है तो इसलिए नीचे रहेगा और हमें अलग से नजर आएगा। सो दिस इज ऑल अबाउट क्वेश्चन नंबर 30 B part. Let's do question number 31. So we have five elements in the modern periodic table. Answer the following giving reasons. Which element is a metal with valency 2? तो हमें बताना है कि ABCDEF में से E से कौन से हमारा मेटल हो सकता है। तो D देखो, D जो है हमारा लेफ्ट साइड पे है वो टेबल के और ग्रुप 2 में है। तो इसका मतलब उसकी जो वैलेंसी है हो सकता है कि 2 हो, क्योंकि ग्रुप 2 का मतलब ही यही होता है कि उसकी वैलेंसी हमारी 2 हो सकती है। Which element is least reactive? लीस्ट रिएक्टिव वाला कौन सा होगा, 18 वाला। क्यों 18 वाला, क्योंकि 18 में सारे नोबल गैसेस रहते हैं। सो 18 में जो भी एलिमेंट लिखा हुआ है आपका वो लीस्ट रिएक्टिव होगा, क्योंकि नोबल गैस तो किसी से रिएक्ट ही नहीं करते। सो देयरफॉर C. Let's do third part. It says out of D and E, which element has a smaller atomic radius? तो जब भी हम मूव करते हैं फ्रॉम लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं अक्रॉस पीरियड, एटॉमिक रेडियस हमारा डिक्रीज करेगा। सो अगर हमारा एटॉमिक रेडियस डिक्रीज करेगा तो इसका मतलब क्या हुआ कि E इज द राइट आंसर। ऑब्वियसली अगर हम लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं तो E का जो एटॉमिक रेडियस होगा वो कम होता जाएगा एज कंपेयर टू D. Let's do question number 32. So हमें यहाँ पे एक्सप्लेन करना है फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम क्लोराइड विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। तो कैल्शियम आपको कितना दिया हुआ है, इट इज 20। अब हम इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। सो वी गेट 2 8 8 एंड 2। नाउ वी हैव क्लोराइड। तो क्लोराइड के केस में क्या होगा, इट इज 17 एंड 17 वी हैव इज 2 8 7। अब आपके पास कैल्शियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, इन द एंड बैलेंस इलेक्ट्रॉन है। अब कैल्शियम हमारे यहाँ पे अगर ये 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो इसका मतलब हमें ये समझ आ रहा है कि हमारे पास क्लोरीन भी 2 होने चाहिए। क्यों 2 होने चाहिए, क्योंकि एक कैल्शियम का वैलेंस इलेक्ट्रॉन एक क्लोरीन के पास जाएगा, क्योंकि उसके लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 7। तो हम 7 बनाएंगे इसके अराउंड। एक इलेक्ट्रॉन कैल्शियम का क्लोरीन के पास जाएगा। अब दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो कैल्शियम के पास कितने हैं,
7 है, और ये वाला जो इलेक्ट्रॉन होगा सेकेंड कैल्शियम के पास, सॉरी क्लोरीन के पास जाएगा। तो यहाँ से समझना होता है कि हमें कितने दूसरे एटम चाहिए क्लोरीन। इसी से मुझे समझ आया कि वी रिक्वायर 2 क्लोरीन, तभी तो एक ऊपर वाले के पास जाएगा, एक नीचे वाले के पास जाएगा। सो अगर कैल्शियम ने 2 इलेक्ट्रॉन लूज किए हैं, इसका मतलब कैल्शियम इज 2+। एंड अगर हम क्लोरीन की बात करें तो क्लोरीन के पास कितने हैं, दिस इज 2 एज वेल। सो इसको लिखेंगे कैसे, जस्ट अ सेकेंड, इन ब्रैकेट माइनस एंड 2 अहेड। तो इसका जो फॉर्मूला बन जाता है वो ये बन जाता है, कैल्शियम क्लोराइड CaCl2। लेट्स डू क्वेश्चन नंबर 32B part. Let's do B part. So it says, why do ionic compounds not conduct electricity in solid state but conduct electricity in molten and aqueous state? तो आयनिक कंपाउंड जो होते हैं वो सॉलिड स्टेट में कभी भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि तब उनके पास फ्री आयंस होते ही नहीं। अगर वो मॉल्टन स्टेट में रहेंगे या एक्वस स्टेट में रहेंगे तो वहां पे उनके पास फ्री आयंस होने की वजह से दे कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। तो यही प्रॉपर्टी होती है कि अगर कोई भी हमारा कंपाउंड है, एक्वस स्टेट में है, मॉल्टन स्टेट में है, तभी वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर पाते हैं। क्योंकि एक सॉलिड अगर पड़ा हुआ है और उसके अंदर आप कैथोड एनोड डाल रहे हो तो ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन कहाँ से होगा, जब उसके अंदर आयंस नहीं होंगे, फ्री आयंस नहीं होंगे। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, आपको पता होना चाहिए कि एक्वस स्टेट और मॉल्टन स्टेट में ही हमारे आयंस कंडक्ट हो सकते हैं फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। Let's do question number 33. This is last question from section C. So it says refractive index of water with respect to air is 1.33 and that of diamond is 2.42. In which medium does the light move faster, water or diamond? So answer to this is diamond. Sorry, it says in which medium does the light move faster? तो light किसमें ज़्यादा faster move करेगी? वाटर, सॉरी दिस इज वाटर, क्योंकि इसकी जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो बहुत कम होने की वजह से वाटर में स्पीड जो रहेगी वो ज़्यादा रहेगी। अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमारा ज़्यादा होता है तो इसका मतलब उसकी स्पीड जो है लाइट की उसमें कम हो जाएगी। दैट्स व्हाई। सेकेंड पार्ट इज व्हाट इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड विद रिस्पेक्ट टू वाटर। तो वो ये जानना चाहते हैं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमारा डायमंड का विद रिस्पेक्ट टू वाटर कितना होगा। सो आपने करना क्या है कि हमें दिया हुआ है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है। सो दिस इज VW ओवर C। VW मतलब कि स्पीड ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू स्पीड ऑफ लाइट, और इसी तरह हमारा VD का आ जाएगा डायमंड का विद रिस्पेक्ट टू C, और C से C हमारा कैंसिल हो जाएगा। वाटर का कितना है, इट इज 2.42 डिवाइडेड बाय 1.33। सो बेसिकली हमें करना क्या होता है, हमें इनवर्स लेना होता है। तो यहाँ पे थोड़ी सी गड़बड़ हो गई है कि यहाँ पे हमारा VD ऊपर आना चाहिए था और VW नीचे आना चाहिए था, क्योंकि इन्होंने हमसे पूछा है डायमंड विद रिस्पेक्ट टू वाटर। तो हमें इनवर्स लेना होगा, डायमंड का ऊपर आ गया 2.42 और वाटर का 1.33। सो आंसर विल बी, जब आप इसको डिवाइड करोगे तो अप्रोक्सीमेट आपका आंसर आएगा 1.8। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डायमंड का विद रिस्पेक्ट टू वाटर आपका हो जाएगा, दिस इज रॉन्ग। इसको आप ऐसे लिख सकते हो VD ओवर C एंड VW ओवर C से C कैंसिल, यू गेट VD ओवर VW। तो ये इसका आंसर है 1.82। अप्रोक्सीमेट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो जाएगा हमारा विद रिस्पेक्ट टू वाटर। So this is all for section C. I will cover section D in the next video. Thank you for watching.